कान दो। गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज नहीं आती तुम लोगों की तो। देखो आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था लोकसभा राज्यसभा हो गया था। आज हमें देखना है जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो कोई आइडिया? तुम तो सब लिखने बैठ गए। समझ लो पहले। देखो हमारा जो सबसे अपेक्स कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट आता है? जल्दी जाओ। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, अब आपने इसमें सुना होगा एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है जिला कोर्ट। ये सेशन और जिला होता क्या है? कोई आइडिया? देख ही लो, मैं लिख ही देता हूँ ना। देखो देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होता है? इसको बोलते हैं जिला अदालतें। क्या है ये? जिला अदालतें। ये कैसे कैसे होती हैं देखो। अच्छा हिंदी में लिखो, हिंदी में इतना तो चल जाएगा ना। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है? अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरी इंडिया में एक ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? हाई कोर्ट्स है। हाई कोर्ट्स अभी हमारे वर्तमान में कितने हैं देश में? अराउंड 25। ठीक है, 25 हमारे क्या है? जो सबसे बाद में बना वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास हाई कोर्ट्स कितने हो जाएंगे? 25 के अराउंड हो जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम देखते हैं जिला अदालतें। जिला अदालतों में देखो किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है सिविल कोर्ट, फिर है क्रिमिनल कोर्ट और उसके बाद है रेवेन्यू बोर्ड। जो जिला जज जो होता है, ठीक है, वो जब सिविल कोर्ट में बैठते हैं तो इनको बोलते हैं दीवानी अदालतें। दीवानी, इसमें सारे कैसे मैटर होंगे? पैसे से संबंधित वित्तीय सारी के सारे। ठीक है, और इन्हीं अदालतों को कहा गया है
कभी पूछ ले मुंसिफ अदालतें कौन सी हैं तो वो भी कौन सी हैं, सिविल कोर्ट। देखो जब जज साहब सिविल अदालतों में काम करेंगे तो उनको बोलेंगे जिला अदालतें, ठीक है, इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब वही जज साहब क्रिमिनल कोर्ट देखेंगे तो बोलेंगे सेशन कोर्ट्स। बात समझ में आई? जिला और सेशन में क्या अंतर है? यहां तक कोई दिक्कत? जब सेम जज साहब सिविल मुकदमे देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब वही जब क्रिमिनल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेशन कोर्ट। यहां तक क्लियर है? ये क्या होता है? रेवेन्यू कोर्ट्स या रेवेन्यू बोर्ड्स आपने सुने होगा, आपके यहाँ होते हैं एसडीएम, डीएम, जिनके पास आप अपने रजिस्ट्री कराने जाते हो, प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, वो सब कौन होते हैं? कमिश्नर और कलेक्टर्स, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो इसमें और क्या क्या मिल जाता है हमें। इसमें हमें नीचे आएंगे तो और मिल जाएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और हमें नीचे आएंगे तो इसमें मिल जाएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अरे लिखना बाद में, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट बन जाए तो मुझे मसले ही नहीं रहेंगे ना। देखो आपको यहां तक तो मसले पता ही थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। दिक्कत किस में होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट कैसे काम करते हैं देख लो। ये दो तरीके से हमने क्लासीफाई कर दिया इसको, दीवानी कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एंड रेवेन्यू बोर्ड्स। जब जिला जज सिविल मुकदमे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो जाएंगे, क्रिमिनल देखेंगे तो सेशन कोर्ट हो जाएंगे। सेशन कोर्ट में फर्दर दो तरीके के हमें जज मिल जाते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। सेकंड क्लास में क्या है, ये 5 साल तक की सजा किसी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से इनके क्या है, कामों में क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब बना दो इसको, फिर हम कहां से चलेंगे, हमें देखना है आज सुप्रीम कोर्ट से। बना दो इसे। लोकसभा है क्या, लोकसभा छूट कैसे गई बीच में, छूट के समझाया था, लिखवाया नहीं था, ऐसा हुआ था। कोई नहीं, इसको खत्म करने के बाद फिर लोकसभा पे जाता है। ये देखो अब हर, ये ना एक कॉम्पेटिबल टर्म है, हर एक के नीचे लोअर कोर्ट है। अपर कोर्ट हो जाएगा, इसको मान लिया अपर कोर्ट तो ये लोअर कोर्ट हो जाएगा, इसको लोअर कोर्ट मान ले तो ये अपर कोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लोअर कोर्ट अपर कोर्ट एक रेफरेंस है।
लिख दिया। हेडिंग लगा दो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बना कब? कोई आइडिया? देखो, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेस पे फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1937 में। ठीक है, अब जो फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है और इसको ही हमने 28 जन 1950 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। पता चला हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां से बाहर आया। और जब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना था तो पार्लियामेंट में ही चैम्बर में, प्रिंस चैम्बर में इसको क्या इस्टेब्लिश किया गया था, रखा गया था। और हम क्या देखते हैं, फेडरल कोर्ट में जो पहले जज बनते हैं वो कौन है? मॉरिस ग्वायर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉरिस ग्वायर बने। और हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, जब हम देखते हैं कि हम आज़ाद होते हैं उससे हम काउंट करते हैं तो हमें पहले चीफ जस्टिस मिलते हैं यहां पे हीरालाल जे कानिया वॉज दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सारा का सारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट आता कहां है? आर्टिकल 124 के तहत में। ठीक है, यहां तक क्लियर? जल्दी से उतार दो फिर आगे लिखें। लिख दो।
फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी थी? आपका प्रश्न अवैध है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न कहाँ है। देखो, हम लोग काउंट क्या करते हैं, हम रेगुलेटिंग एक्ट आया 1774 में, ठीक है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनता है कोलकाता में, वही जानना चाह रहे हो आप। लेकिन तब अंग्रेजों के पास केवल एक बंगाल जैसी टेरिटरी है, वो भी बहुत छोटी सी, तो उस सुप्रीम कोर्ट को आप पूरे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं? पहले टेरिटरी तो आने दो, पूरी इंडिया के लिए डिक्लेयर तो होने दो। अंग्रेजों के पास में उस समय कलकत्ता है, इट मीन्स बंगाल है, बंगाल जीत ही लिया था, बक्सर और प्लासी के पास में उनके पास चला गया है। उसके बाद बनता क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके लिए तो वही टेरिटरी इंडिया है। अब प्रश्न इस पे निर्भर करेगा कि वहां पे ऑप्शन कैसे हैं, और क्या आपने जो प्रश्न पूछा उसमें वहां पे ऑप्शन में वही गिवन है, वही गिवन है तो मार दो। आपको बस पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773-74 के एक्ट से बंगाल में, ठीक है। फेडरल कोर्ट इंडिया में था, ये खत्म हो गया, 1937 में बना। हाँ, डिक्टो वही है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट में ही, एक प्रिंस चैम्बर होता था जिसमें इसको शुरू किया गया, बाद में शिफ्ट करके अभी की बिल्डिंग में 1950 में इसको कर दिया गया, जो वर्तमान में भी जगह चल। क्या पूछो, दोबारा पूछो कि नहीं पूछो अब तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हो गया अरे मतलब दिल्ली में रह के सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा, फेडरल कोर्ट कन्वर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट यही है अब तो हमारे पास जो भी है, ठीक है। हटा दें इसको। देखो, इनसे ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनको ध्यान से समझ के पढ़ लेना। जैसे ये हीरालाल जेकानिया है, मॉइसेस ग्वायर है। मॉइसेस ग्वायर के बारे में तो एक बात और भी है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर भी थे, तो कभी क्वेश्चन आ जाए ना। अच्छा, आप जाओगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इनके नाम पे एक हॉस्टल भी है, ग्वायर्स हॉस्टल, ठीक है। और अच्छा, अगर हम इतने एस्पेक्ट देख लें तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक थोड़ी सी हमें समझ बन जाएगी। हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है इसका ऑर्गेनाइजेशन देखना है, हमें इसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखना है, हमें इसकी ओथ एंड एफर्मेशन देखनी है, हमें रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस देखना है, और इसके बाद हम देख लेते हैं उनकी सैलरी देख लेते हैं। तो हमें एक मोटी मोटी समझ सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट इनको लिख लेंगे। अच्छा, इसके ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाओ। ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं अभी वर्तमान में? देखो, जब सुप्रीम कोर्ट बना था 1937 में, और इसका तब नाम क्या था? फेडरल कोर्ट। तो उस समय इसमें एक चीफ जस्टिस थे, 2 अदर जजेस थे, एंड चीफ जस्टिस वाज मॉइसेस ग्वायर, ठीक है। और जब हम आजाद हुए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19
47 के मतलब ये 50 का ही डेटा हमें मिलता है। 50 में देख लेते हैं 1900, जब ये सुप्रीम कोर्ट बना था ना, फेडरल कोर्ट से नाम चेंज किया था 28 जनवरी 1950 को, उस समय हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 1+7 जजेस हैं। एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश, और 7 कौन? अदर जजेस। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इन 2023? इसमें कितने जजेस हैं? 1+33 टोटल मिला के अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34। तो ये इनकी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। एंड पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ये नंबर कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी बातें लिख दो, लिखो। आर्टिकल 124 provides Article 124 provides for the establishment of Supreme Court, with a Chief Justice and 7 other judges. 1 Chief Justice and 7 other judges. हिंदी में बोल दूंगा, इंग्लिश में हिंदी वाले ना लिखे, मैं बोल दूंगा, ठीक है? लिख दिया, हिंदी में लिखो। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। पार्लियामेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई है। अब देखो इस तरीके से लिख देना, इन 1956 में ये 10 हुए, ठीक है? अब लिखते चले आए, 1956 में ये कितने कर दिए गए? 10 कर दिए गए। 1+7 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे ना, ये टोटल नंबर ऑफ जजेस। संसद क्या करता है? समय समय पे जजों की संख्या बढ़ाता रहता है। 1956 में बढ़ा के 10 कर दिए गए। 1960 में 13 कर दिए गए। 1960 में 13 कर दिए गए। 77 में 17 कर दिए गए। 77 में 17 कर दिए गए। 86 में 25 कर दिए गए। 86 में 25 कर दिए गए। 2008 में 31 कर दिए गए। 2008 में 31 कर दिए गए और 2019 में 33 कर दिए गए। अब 33 तो आपको पता ही है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? कौन बताएगा? हाँ अंश, प्रेसिडेंट कहता है। कहते हैं, थोड़ा सम्मान से कहते हैं। निकिता कैसे कहते हैं वो बताओ? हाँ, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? बताओ। हाँ, योग्यता बतानी है। हाँ, नहीं ठीक है, 5 साल। हाई कोर्ट में जज रहा हो, ठीक है। और राष्ट्रपति के अनुसार न्याय करता। हाँ ठीक है। और ये 2 क्राइटेरिया हैं या और भी कोई हो सकता है? शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
ये मतलब प्राइमरी है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ शिवम, एक इंपॉर्टेंट चीज तुमने मिस किया, बस वो बता दो, ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ शिवम, कोई आइडिया तो सुन लो, कोई आइडिया नहीं है तो सुनो। देखो, नंबर 1, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। राष्ट्रपति के मतानुसार वह एक विशिष्ट न्यायकर्ता होना चाहिए, तो उसको हम क्या लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हमें कहना क्या है, अपॉइंटमेंट में लिखो अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट होगा किसका, अपॉइंटमेंट डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हो जाती हैं, अगर चीफ जस्टिस का हो रहा है तो राष्ट्रपति, देखो कलेजियम एक होती है, कलेजियम से भी ऑर्डर पास होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो अदर जजेस से भी कंसल्ट कर सकते हैं या वरिष्ठ जजों से पूछ सकते हैं। और जब अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होना होता है तो चीफ जस्टिस से सलाह ली जाती है। लिखो। क्या प्रधानमंत्री भी सलाह दे सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री सलाह नहीं दे सकते, लीगली तो नहीं दे सकते, बाकी तो तुम्हें पता है इस देश में सारे काम तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे कि ये बंदा बनेगा। लेकिन हमने देखा कि बहुत टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने नाम प्रपोज करके बनवा दिए हैं, और जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, तो ये क्या कहते हैं कि वरिष्ठता को हटा के भी इंडिपेंडेंट रखने की बात की है ना। कम से कम ऐसे प्रश्न पूछिए जो गरिमा बनाए क्लास की, मतलब तुमने प्राइम मिनिस्टर को मतलब ठीक किया है। गुड। लिखो इसमें, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक जज राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा, तुम लोग बड़े हुए हो मोदी जी के शासनकाल में, अभी लेटेस्ट, अभी तुम 20 साल के आसपास हो सारे के सारे, और उन्हें 7-8 साल तो हो ही गए हैं, है ना। तो तुमको लगता है कि हर जगह कौन है, मोदी जी। मतलब है भी, पर होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। लिखो, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट with consultation of such other judges। ठीक है मोहन, हिंदी में लिखो, राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करते समय, राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करते समय सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से सलाह ले सकते हैं या कर सकते हैं। इसमें तो देखो वॉलंटरी हो गया, ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब अदर जजेस कौन हो गए, जब इनका अपॉइंटमेंट होना है तो चीफ जस्टिस से आपको कंसल्ट करना ही करना है। लिखो, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया shall always be consulted। हिंदी में लिखो मोहन, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। क्या हुआ?
नहीं, वो मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे ही आ जाए। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट हैं, चारों सुन लो। नंबर 1, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नंबर होना चाहिए। नंबर 2, ही शुड हैव कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 5 ईयर एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? वह हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो, अथवा वह 10 सालों तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। अगला, वह राष्ट्रपति के मतानुसार विशिष्ट न्यायकर्ता होना चाहिए। लिख दो जल्दी से। जो ना है वो एकदम पूछ लेना। 4 पॉइंट है। भारत का नागरिक हो, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज या 10 साल तक वकालत, राष्ट्रपति के मतानुसार विशिष्ट न्यायकर्ता, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है? टेन्योर ऑफ जजेस कितना होता है? 65 ईयर्स। लिख दो। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होगा? 65 ईयर। A judge shall hold office until the attained age of 65 year। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज अपना इस्तीफा किसको देंगे? चीफ जस्टिस को। सोचो, बताओ। लिखो, he can resign his office by writing to the, he can resign from his office by writing to the president, by writing to the president। ठीक है? अच्छा, और कैसे हटाया जा सकता है इनको? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है? लिखो, ही कैन बी रिमूव्ड। हेलो, अरे क्लास ले रहा हूं यार, क्लास ले रहा हूं। लिखो, he can be removed by president on the recommendation of parliament। हिंदी में लिखो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति जी संसद की सलाह पर हटा सकते हैं। ठीक है? शपथ कौन दिलाता है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट। लिखो, हेडिंग ना दो, ओथ। ओथ में लिखो। आ जाओ। कुछ ज्यादा जल्दी या कुछ ज्यादा लेट? ऑफिस में डाल कर ऑफिस में मेरे पास ही बता दी, आराम से बैठ जाओ, जल्दी लिखो। ओथ
आर्टिकल 124(6), a person appointed as a Supreme Court judge, a person appointed as a Supreme Court judge before entering his office take an oath before the president or some person appointed by him। हिंदी में लिखो, or some person appointed by him। खुशबू हो गया? कहां पे छूटा? Before entering his office take an oath before the president or some person appointed by him। हिंदी में लिखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति जी द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति जी द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। अगला, रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस, हेडिंग अप, न्यायाधीशों को निकाले जाने की विधि। रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, जल्दी से बता दो कैसे कैसे राष्ट्रपति जी क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। जल्दी से बता दो। इम्पीचमेंट नहीं, रेजिग्नेशन तो खुद दे दिया, यहाँ हटाया जाएगा। ठीक है, इम्पीचमेंट। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? जल्दी से बता दो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्या इस संबंध में बिल लोकसभा में ही आएगा या राज्यसभा में भी? दोनों में तो जाएगा। ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहीं भी शुरू हो सकता है। क्लियर है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं भी हो सकता है। अब देखो, लोकसभा में होगा तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल देखो 50 मेंबर्स क्या करेंगे, उनके इस लेटर पे हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ भाई इन्होंने इस तरीके कोई काम किया, मिसबिहेव, साबित कदाचार है, मिसबिहेव, और इन कैपेसिटी के लिए इन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। 50 लोग क्या करेंगे, प्रपोजल बनाएंगे, 50 लोग क्या करेंगे, उसका अप्रूवल देंगे। तो लोकसभा में 100 लोगों की सहमति से ये काम किया जा सकता है। राज्यसभा में 50 मेंबर्स की सहमति से ये काम किया जा सकता है। अब जब भी उनके ऊपर महाभियोग की कार्यवाही शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज जिनके ऊपर ये कार्यवाही शुरू की जा रही है उनको 14 डेज एडवांस नोटिस शुड बी गिवन। उनको क्या किया जाएगा, 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। अच्छा, जिसमें भी लोकसभा या राज्यसभा जहां भी ये कार्यवाही चल रही है वहां या तो वो खुद आए, ठीक है, या अपने बिहाफ से किसी व्यक्ति को भेजें जो उन पर लगे आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण दे सके। उसके बाद क्या होता है कि कमेटी बैठेगी, कमेटी सारी चीजें देखेगी, जांच होगी, फिर संसद में वोटिंग होगी और वोटिंग उनके फेवर में रहेगी तो बच जाएंगे, उनके अगेंस्ट रहेगी तो सेम प्रपोजल क्या होगा, दूसरे सदन में चला जाएगा। फिर वहां अगर पास होता है तो वो अपने पद पे नहीं रहेंगे, अगर वहां भी प्रपोजल गिर जाता है तो वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा एक मुकदमा तो एक इम्पीचमेंट तो हुआ है लेकिन वो बच गए हैं, इम्पीचमेंट के थ्रू कोई भी निकला अभी तक नहीं है। ठीक है, और वैसे भी क्या होता है, पद की गरिमा बनाने के लिए लगता है कि अगर हम गिल्टी ही हैं तो हाई कोर्ट में हुआ है कि एक जज है उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, तो इम्पीचमेंट समझ में आया। जल्दी से लिखो, अंडर द आर्टिकल 124 ब्रैकेट 4, under the article 124(4) provides two ground for removal of judges
ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(4) हिंदी में लिखो। आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए 2 आधार देता है, 2 आधार देता है, 2 आधार देता है। नंबर 1, प्रूव्ड मिसबिहेव, प्रूव्ड मिसबिहेव। इसको बोलते हैं साबित कदाचार, साबित कदाचार। नंबर 2, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी, असक्षमता। इन 2 आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुकदमा इम्पीचमेंट शुरू किया जा सकता है। लिखो इसमें। अच्छा, एक और चीज, ये इम्पीचमेंट हम पूरा का पूरा राष्ट्रपति जब हमने किया था तो वहां लिख चुके हैं, क्या हमें फिर से यहां लिखने की जरूरत है? वी कैन सी, लिखो, वी कैन सी द आर्टिकल 61, इसके तहत हम अनुच्छेद 61 देख सकते हैं। वी कैन सी द आर्टिकल ऑफ 61। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट टॉपिक इन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां आप दोबारा से वही सारी चीजें लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, अब जा लिखो सम फैक्ट्स अबाउट इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से संबंधित, महाभियोग से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। The first case regarding the motion to remove, the first case regarding motion to remove, judge was initiated against Justice V. Ramaswamy of Supreme Court. V. Ramaswamy of Supreme Court in 1991। हिंदी में लिखो। हम महाभियोग की कार्यवाही देख सकते हैं, हम महाभियोग की कार्यवाही देख सकते हैं 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ he was found guilty of misbehave. He was found guilty of misbehave। हिंदी में लिखो, वे साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर उन पर महाभियोग शुरू किया गया था। He was found guilty of misbehavior by the inquiry committee। ठीक है। However, he could not be removed. However, he could not be removed. However, he could not be removed because removal motion was defeated in लोक सभा। हिंदी में लिखो, उनको हटाया नहीं जा सका, उनको हटाया नहीं जा सका क्योंकि
लोकसभा में उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सका। लोकसभा में उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सका। राज्यसभा ने इनिशिएट किया था। लोकसभा में, लोकसभा लोकसभा ने अगेंस्ट किया था ना, तो राज्यसभा ने किया होगा। वो पहुंचा ही नहीं, लोकसभा में ही गिर गया ना बिल। ऐसा नहीं है कि अगर कार्यवाही राज्यसभा में शुरू हो गई तो राज्यसभा में बिल भी पास हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कार्यवाही शुरू होती है और वहाँ भी बिल ये। अच्छा, इम्पीचमेंट के लिए टोटल मिला के 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए इन लोकसभा, तो 50 ने ड्राफ्टिंग कर दी, 50 ने अप्रूवल कर दिया, इनिशिएट हो गया, लेकिन बाकी मेंबर ऑफ लोकसभा भी तो एग्री होने चाहिए ना आपके साथ में। वो नहीं थे, बिल पास नहीं हुआ। मेजॉरिटी तो होगी ना। अच्छा, अगर मेजॉरिटी होती तो बिल पास हो जाता। ठीक है, मेजॉरिटी तो नहीं थी बिल के साथ में। आप है ना 100 उगाते तो फिर 100 तो अपोजिशन वाले भी बिल इंट्रोड्यूस करा देंगे। अभी भी अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है इम्पीचमेंट का, तो 100 प्लस सीटें तो अपोजिशन वाले मिला के इकट्ठी कर ही सकते हैं, तो इम्पीचमेंट तब भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं होगी, मान लो कि रूलिंग पार्टी सपोर्ट नहीं कर दिया, तो आपका बिल पास ही नहीं होना है। अगर रूलिंग पार्टी इंट्रोड्यूस कर दिया इम्पीचमेंट, तो गिरना नहीं है। ठीक है, विपक्ष के पास विपक्ष के बहुमत है, समझा नहीं, विपक्ष के पास बहुमत फिर भी ये नहीं है। नहीं। अब देखो क्या है, विपक्ष प्रस्ताव लेके आ गया, पर समर्थन के लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत विपक्ष कहां से जुटाएगा, तो प्रस्ताव गिर जाता है। आगे लिखो। हाँ, मैक्सिमम 65 वर्ष तक लग सकता है, मिनिमम कब बन सकता है? मिनिमम कोई मेंशन नहीं होती है। 5 साल या 65 वर्ष। मिनिमम कोई इसमें देखो एक, अरे सुनो, इसमें मिनिमम वाला कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, लिखो। अरे सर मतलब मैं 30 वर्ष की उम्र में अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज हूँ और मुझे सुप्रीम कोर्ट का बनाया जाए तो जज तो बन सकता हूँ। मेरी बात सुनो। अच्छा, जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग लॉ ग्रेजुएट करोगे, होगे, जुडिशरी का एग्ज़ाम दोगे, तो आप अभी लिखा था ना, वो अदालतें डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में आपका अपॉइंटमेंट होगा, तो 30-35 साल तो आपको वहीं हो जाओगे। फिर उसके बाद जब आप बहुत अच्छी सर्विस करोगे तो प्रमोट होके हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट में आपको बुढ़ापा ला देंगे ये लोग, तब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। आपको लग रहा है कि आपने जुडिशरी का एग्जाम निकाला, सीधा अपॉइंटमेंट आपका हाई कोर्ट के लिए आ गया और हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट। पाप है ये। ठीक है, मतलब हद ही कर। ये तो वही मसले हो गए ना कि तुम बोले मेरे को कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी मैं 30 साल में बन जाऊंगा क्या? या तुम शुरू तो IAS ऑफिसर से ही करोगे, कहीं ना कहीं DM वगैरह रहोगे, तो नीचे शुरुआत करोगे, पूरी हायरार्की है। अब जिला अदालत से, सेशन कोर्ट से चलना शुरू करोगे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, है ना, और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते बुढ़ापा जाएगा। तो लॉ ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट लोगों को लिया जाता है सेशन कोर्ट, और इनमें सब में जुडिशरी के एग्जाम होते हैं। ये पीछे एकेडमी चलती रही है, क्लैट वगैरह की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी चलती रही है पीछे सारा। तो सेम जैसे UPSC का एग्जाम होता है, वैसे ही जुडिशरी के अलग से फॉर्म निकलते हैं, इनमें एंट्रेंस होता है और उसमें जज सेलेक्ट होते हैं। तो आप नीचे शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाते जाते आप आइडिया लगा ही लो। मतलब जो लॉ का लॉ उसमें जुडिशरी में जा रहा है, उसका फाइनल डेस्टिनी क्या होगी कि एक दिन मैं चीफ जस्टिस बनूं। ऐसे ही जो बंदा IAS निकाल रहा है, उसकी फाइनल डेस्टिनी क्या होती है कि यार मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूं। तो क्या बन पा रहे हैं? इतनी सारी हायरार्कीज़ हैं, इतना सारा टाइम लगता है। आप तो अवैध तरीके के प्रश्न ना पूछे, है ना। लिखो, आगे लिखो। इन अनदर केस लिखो। एक और ऐसी इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हुई है। In another case, a removal motion was initiated. In another case, a removal motion was initiated against Justice Soumitra Sen. सौमित्रा है, बंगाली है, सौमित्रा सेन, ठीक है, of कोलकाता हाई कोर्ट, ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, हिंदी में लिखो। इसी प्रकार की एक अन्य कार्यवाही
इसी प्रकार की एक अन्य कार्यवाही सुमित्रा सेन के खिलाफ शुरू की गई, सुमित्रा सेन के खिलाफ की गई, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। हाँ, जो हाई कोर्ट के जजेस का जो प्रोसेस अपॉइंटमेंट का, हाँ, वो अलग होगा, तो रिमूवल का भी तो अलग होगा, क्या प्रोसेस है? हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबके जजों का अपॉइंटमेंट लेटर जाता है प्रेसिडेंट की तरफ से। पार्लियामेंट की कौन सा भी जाएगा? तेज बोलो। जब रिमूवल होगा, हाँ, पार्लियामेंट में पहले वोट होगी, तो हर एक कोर्ट की पूरी पार्लियामेंट की वोट होगी, ये स्टेट असेंबली में होगी। सुनो, ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर है? सबकी नियुक्ति कहाँ से हो रही है? प्रेसिडेंट करते हैं। अब आ जाना रिमूवल प्रोसेस पे। रिमूवल प्रोसेस वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है। अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो उसका रिमूवल प्रोसेस विधानसभा में इनिशिएट नहीं होगा, उसका रिमूवल प्रोसेस भी पार्लियामेंट में इनिशिएट होगा। क्लियर है? तो चाहे जज सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, उनका प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट सेम होगा। क्लियर? हाँ, अंतर क्या है? अंतर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? नहीं, कुछ बोला, कुछ ऐसे हुआ था। राज्यपाल, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट। केवल इतना अंतर। क्लियर है? लिखो। इन अनदर केस अ रिमूवल मोशन वॉज इनिशिएटेड against Justice Sumitra Sen of Kolkata High Court. Process initiated in राज्य सभा। इन पर महाभियोग की कार्यवाही राज्यसभा में शुरू हुई। Where he was found guilty. Where he was found guilty, जहां पे ये दोषी साबित हुए। सी मतलब? हाँ, सुमित्रा। अरे मेल है भाई। अच्छा, तुम ही और शी में अटके पड़े हो। जहां पर ये दोषी पाए गए and however submitted his resignation to president, और फिर उन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। तो हाँ, इसके बारे में हमें पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन पे साबित करना चाहा था या इस तरीके का, मतलब इनिशिएशन हुआ है तो दोनों में से कोई ना कोई एक रहा होगा। ठीक है? अब हुआ क्या? अच्छा, जब राज्यसभा ने इनके ऊपर ये कर ही दिया, इनिशिएशन शुरू हो गया एंड ही वॉज फाउंड गिल्टी, तो इनको लगा यार बचने का तो कोई मौका नहीं है, कम से कम अपनी इज्जत ही बचा ली जाए, क्योंकि निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता कि आपने एक इतने गरिमापूर्ण पद की क्या कह दी, गरिमा को डाउन किया। तो उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो इस्तीफा ही दे दो। इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी तक किसी के खिलाफ भी कंप्लीट इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं हो पाया है। ठीक, अपॉइंटमेंट किसने दिया? जिसने रखा है वही निकालेगा भी। तो क्या फर्क पड़ता है? प्रोसेस तो उनके लिए सेम बना रखा है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए हुए हैं कि ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जब अपॉइंटमेंट इनसे हाथ से ले रहे हैं तो इस्तीफा भी मालिक को ही देंगे ना। सर जैसे सुप्रीम कोर्ट देश के लिए करता है, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए, देश के कानून को देखता है। ठीक है। हाई हाई कोर्ट राज्य के लिए देखेगा सारे काम, और एक हाई कोर्ट राज्य के लिए उत्तरदायी होगा हाई कोर्ट। ये आपका उत्तरदायी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। ये कोई गवर्नमेंट नहीं है कि उत्तरदायी है, अगर गलत काम करेंगे तो इनको हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट राज्य के लिए सारे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखेगा, उसका एक्सप्लेनेशन से लेके उसको एग्जीक्यूट कराने तक कि कोई भी चीजें
अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना हो। हाँ, सर, अगर हाई कोर्ट अगर उत्तर प्रदेश का है तो वो बिहार का देख सकता है। बिल्कुल देख सकता है। देखो, हमारे पास कई सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों का काम देखते हैं, तो उनकी सूची हम अलग से बनाएंगे जब हाई कोर्ट पे आएंगे। तो कितने ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों का काम देखते हैं, और वहाँ से आपको प्रश्न भी आता है। हाँ, मतलब 25 ही हैं, राज्य तो हमारे ज़्यादा हैं, तो हमने कुछ हाई कोर्ट्स को एक से ज़्यादा राज्यों का काम दे रखा है। ठीक है, क्लियर? चलो। सर जैसे कि इसने वो दे दिया अपना रेजिग्नेशन, हाँ, तो जो फिर इनका जो केस है लगा हुआ है तो फिर वो बंद हो जाता है फिर? वो सारी की सारी कार्यवाही वहीं समाप्त हो जाएगी। इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कोई भी इनिशिएशन नहीं होगा। लगाता कौन है इनके केस, मतलब ऐसे लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, या ऐसे कोई भी जाके बोल? सुन, हमारे पास में एक प्री डिफाइंड मेथड है कि प्रोसीडिंग शुरू होगी या तो लोकसभा में होगी या राज्यसभा में होगी। लोक होने से पहले कोई केस भी तो करेगा कि हाँ, किसी ने किया है। नहीं, अच्छा, ये संसद में मुद्दा उठाया जाता है कि ये जो जज साहब हैं ये मिसबिहेव कर रहे हैं या इनकैपेसिटी में हैं, तो एक कमेटी फाउंड होती है। सबसे पहले कमेटी क्या करेगी, उन सारे आरोपों की जांच करेगी, रिपोर्ट पार्लियामेंट में देगी, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आने के बाद फिर प्रपोजल इनिशिएट होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि किसी के बारे में कुछ भी कह दे तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगा। एक कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी उन सभी चीज़ों को जांच करेगी, जांच में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? खत्म? लिखो, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, आर्टिकल 125। निकिता, कितनी सैलरी है? 2,80,000। दो लाख 80,000 किसकी है? CJI की, यानी CJI की, और बाकियों की इतना अंतर है, लिख दो। चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000, बाकी जजेस की सैलरी 2.5 लाख रुपया। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज बताओ अब जरा, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो सीट्स है अभी कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में। क्या इसकी कहीं दूसरी जगह ब्रांच या सीट बनाई जा सकती है? कंफर्म? कहां पे बनाई गई अभी तक? हाँ जी, अरे तुम गलती निकल गए। हैदराबाद में बनी है एक बार। ठीक है, लिखो, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130। द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली, आर्टिकल 130। However, Chief Justice of India, with pre-permission of President, can appoint other place as a seat of the Supreme Court। हिंदी में लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी की पूर्व आज्ञा से सुप्रीम कोर्ट की सीट अन्य स्थान पर भी बना सकते हैं।
ऐड करने की, वहां पे भी ब्रांच बना देंगे। जुरिस्डिक्शन ऑफ क्या है, देखो इसके जुरिडिक्शन में इसका न्याय अधिकार या इसका अधिकार क्षेत्र, इसको क्या बोल सकते हैं, अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुरिडिक्शन, न्यायिक अधिकार क्षेत्र है इसका। देखो क्या क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एपीलेट जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, इसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इस तरीके से इसके कुछ जुरिडिक्शन क्षेत्र हैं जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। शुरू कर ले, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। एक और है इसमें, रिव्यू जुरिडिक्शन। रिव्यू जुरिडिक्शन, इनसे आपको प्रश्न आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इसमें से हिंदी किसी की पूछनी है तो पूछ लो। मूल न्यायिक अधिकार क्षेत्र, मूल न्यायिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, अभिलेखीय अदालत, अभिलेखीय अदालत और पुनर्विचार जुरिडिक्शन, यानी कि रिव्यू कर सकते हैं। कृपया हिंदी वाले जरूर पूछ लें, फिर बाद में मतलब बोलें कि अब एक तो ये इतना छोटा है ना, तो एक ही इसको देखने के बाद मुझे लगा कि व्हाइट बोर्ड का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ऐसा है, बस क्या ना, डिजिटल हो गई ये चीजें, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे ही है। शुरू करें। ओरिजिनली जुरिडिक्शन क्या होता है, मूल अधिकार क्षेत्र। देखो कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं और उनका स्कोप कहीं बन नहीं रहा है। जैसे कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या कोई भी ऐसा विवाद जिसमें एक पक्ष सेंटर गवर्नमेंट है, अगर किसी राज्य का केंद्र के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मुकदमा स्टार्ट ही कहां हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। नंबर 2, यदि किसी मुकदमे में 2 राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु में कावेरी और केरल, कावेरी के जल के ऊपर तमिलनाडु केरल में विवाद चलता है, ठीक है, वो कहां पे शुरू होगा, जिसमें 2 राज्य डिस्प्यूट में हैं, वो कैसे कहां आएगा, ओरिजिनल में। इसके अलावा जब केंद्र और एक से अधिक राज्यों के साथ में क्या है, विवाद है, तो वो कहां आएंगे, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएंगे। जल्दी से लिख दो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट is federal in character, is federal in character.
ठीक है। इट हैज originally jurisdiction in एनी डिस्प्यूट। हिंदी में लिखो, ये भारत के संघात्मक चरित्र को दिखाता है। ये भारत के संघात्मक चरित्र को दिखाता है। इसके तहत निम्न विवाद आ सकते हैं। इसके तहत निम्न विवाद आ सकते हैं। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन एंड मोर स्टेट। बिटवीन गवर्नमेंट इन इंडिया एंड वन एंड मोर स्टेट। जब किसी मामले में केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य शामिल हों। जब किसी विवाद में केंद्र सरकार और एक से अधिक राज्य विवाद में हो। नंबर 2, बिटवीन टू और मोर स्टेट। बिटवीन टू और मोर स्टेट। हिंदी में लिखो, जब केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ विवाद में है। नंबर 2, जब केंद्र सरकार एक या एक से ज्यादा राज्यों के साथ विवाद में है। नंबर 3, जब दो राज्यों के बीच में आपस में विवाद है। ये 3 कंडीशन बनेंगी। वो सीधे मुकदमे कहां आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। अब देखो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, अपीलीय न्यायालय क्या होता है। आप देखो कि हाई कोर्ट के बाद मुकदमा आना ही कहां है? सुप्रीम कोर्ट में ही आना है। तो हाई कोर्ट के बाद सारे मुकदमे सुनने की अपीलीय क्या होता है कि आपकी अपील कहां जा रही है। यानी हाई कोर्ट, जितने भी हमारे लगभग 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता है या कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो आके अपील कहां करेगी? सुप्रीम कोर्ट में करेगी। इसमें लिखो, इंटरनल डिस्प्यूट की होता है, फिर जो एक्सटर्नल डिस्प्यूट जैसे अदर स्टेट बांग्लादेश अब देखो आप वो पहले तो ऐसा कोई विवाद बताएं जिसमें एक देश इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, जैसे कि मतलब कि जैसे बाउंड्री बढ़ा दी चाइना और तालिबान पे। देखो अगर इस तरीके का कोई मुकदमा है, जैसे इस तरीके कोई मुकदमा है, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, नीदरलैंड हेग में है, वहां जाएगा। वो हमारे कोर्ट पे ट्रस्ट क्यों करेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का मैटर है, सीमा कोई लेके था, पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, नेहरू जी उसको यूएन में लेके चले गए, नेहरू जी यूएन में लेके चले गए ना, तो वो उसके बाद अब कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील करेगा उसको। पाकिस्तान हमारे कोर्ट में आएगा नहीं, हम पाकिस्तान के में जाएंगे नहीं। तो जब देशों को फंसेगा तो वो यूएन के थ्रू, जो उसकी एजेंसीज हैं, उनके थ्रू मामला सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, अपीलेट में ये जो रिट्स है ये रिट्स हैं अपीलेट में। ठीक है, अपीलेट में लिखो, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। इसमें लिखो संवैधानिक सभी अपीलें इसके तहत आती हैं, संवैधानिक अपीलें इसमें आती हैं। इस क्लास को मनोरंजन बनाना पड़ेगा, ऐसा ना डल सी चलती है ना, जब से इधर आए तब से ऐसे ही है। हाँ मतलब अब तुम रिदम लो, अब तुम सुनो। हाँ, इसमें सभी संवैधानिक अपीलें सुनी जाती हैं। और जब से आए तब से मेरा गला ही बैठा हुआ है, तो वो भाव नहीं आ रहा है। आएगा आएगा, होता है। ठीक है, अपीलेट। इसके अलावा लिखो अपील्स इन सिविल मैटर्स एंड अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स। सभी दीवानी और न्यायालय, सभी दीवानी और फौजदारी अपीलें होती हैं, सभी दीवानी और फौजदारी अपीलें होती हैं। ऑल क्रिमिनल एंड सिविल मैटर, अपील्स इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। एडवाइजरी रोल क्या हो जाएगा? President can ask advice from the Chief Justice of India or Supreme Court of India. राष्ट्रपति जी
सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय में सलाह मांग सकते हैं? राष्ट्रपति जी किसी विषय में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं? पैडल पावर में, पैडल पावर ना 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 ना, एडवाइजरी रोल। पैडल पावर तो प्रेसिडेंट की हो जाएगी। ये तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो ये इंटरसेप्ट नहीं करता उसमें, मतलब कि पैडल पावर में वो इंडिपेंडेंट ही आता है, राइट? अब दोबारा से अपना क्वेश्चन जा सोचो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट की जो पैडल पावर होती है, हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, मतलब कि इसको कोई एडवाइस देनी हो या कुछ। अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स के बाद, सारे जजमेंट आने के बाद ही अगर किसी को फांसी हो जाती है तो वो किसके पास जा रहा है? प्रेसिडेंट के पास में जा रहा है। राष्ट्रपति जी उसको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो राष्ट्रपति जी का एकाधिकार है, उसमें इंटरफेयर कैसे करेंगे? ये अलग है। जब भी राष्ट्रपति को लगता है कोई संवैधानिक प्रश्न उनके सामने आ रहा है या किसी बिल में ऐसी कोई चीज है जो संविधान के अकॉर्डिंग उनको नहीं लगता है कि वो ठीक है, तो वो उस पर पूछ सकते हैं, बुला सकते हैं कि हाँ भाई इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इज बाउंडेड टू प्रेसिडेंट? नहीं, ये राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं होती है। तो लिख दो, इसे मानना या ना मानना पूर्णतः राष्ट्रपति जी के अधिकार में है। It's not binding upon the president. It's not binding upon the president. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। जल्दी से किताबों से समझ में आएगा नहीं, बस एग्जाम्पल सुन लोगे तो पता चल जाएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय लिपिबद्ध किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और इनको अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, अगर वैसी ही कंडीशन किसी लोअर कोर्ट के सामने राइज होती है तो सेम तरीके का डिसीजन शुड बी गिवन। सभी में मतलब अभिलेखीय न्यायालय केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा डिसीजन दे रहे हैं उसको कहां एप्लीकेबल कराओगे? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर में एक खास तरीके का जजमेंट दिया है, वैसा मैटर अगर दूसरी जगह फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बिहाफ पे आगे ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अब मैं कल परसों एक चैनल आता है, कई सारे हैं लॉ चक्रा करके इस तरीके से, उसमें मैंने देखा कि एक वकील आता है, कहता है जज साहब मेरे क्लाइंट को ना मेरे क्लाइंट को क्या करो आप, बेल दे दो। क्यों दे दो? अब उस बंदे ने मारी है गोली सीधी। अच्छा, हाई कोर्ट ने उसको जमानत नहीं दी। अच्छा, गोली लग के निकल गई बाहर, तो वो ये बोलता है कि देखो मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी और देखो ये मरा भी नहीं, है ना। तो वो इस बात के लिए बहस कर रहा, फिर वो पुराने जजमेंट निकालता है जिसमें गोली चलाई है और बच गए हैं, उन जजमेंट की कॉपी खोलता है वो। इट मीन्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो उस आदेश को एज इट इज लोअर कोर्ट्स फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर हो गया? लिखवाना है लिख लो, वरना कहोगे लिखवाया नहीं। लिखो, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट shall be a court of record. Article 129. सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। एक होता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना कर रहा है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, लगा देते हैं और उसको सजा हो सकती है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी किसके तहत आता है? हाँ, लिख दो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, क्या कैसे? अच्छा, कैसे लगता है आप? हाँ,
आप कंटेम्प्ट कर रहे हो तो प्रेजडिक्शन तो जरूरी थोड़ी है पहले हुआ होगा तभी आप दोगे सजा, ऐसे दे सकते हैं। नहीं नहीं, पहली चीज कि ये समझ में आ गया अभिलेखी न्यायालय क्या है। अभिलेखी न्यायालय के तहत एक पॉइंट और जोड़ा गया है जिसको बोला गया है कि कंटेम्प्ट का अगर कोई मामला आता है तो उसको भी हम कैसे देखेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत देखेंगे। इसमें होता क्या है कि आपने अदालत के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया है या आप मिसबिहेव कर देते हैं अदालत में, तो आप पे कंटेम्प्ट लग जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड का क्या रोल है ये पूछ रहा हूँ। रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड के तहत रखा गया है कि अभिलेखी न्यायालय में हम कंटेम्प्ट वाले क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, केवल इतना कि ये पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको पूछ ले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके तहत आता है तो आप क्या बताओगे, वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, आगे लिखो, रिव्यू ज्यूरिडिक्शन, रिव्यू ज्यूरिडिक्शन अंडर द आर्टिकल 137। रिव्यू ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। 30 में होता है ना, आर्टिकल 13 या 12। 13 और 12 आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित हो गए, तो वहां पे रिव्यू ज्यूरिडिक्शन कैसे लेके आ रहे हो आप। आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें मैं पढ़ा शायद एक जगह ऐसी उसमें शायद 12 या 30 में भी रिव्यू से कुछ उस किताब को फाड़ दो, उससे पहले वो किसी और का नुकसान करे, या उसको ढंग से पढ़ो। सच बोलो, कोई मजाक नहीं है। अच्छा, 12 से 35 हमें पता है जी फंडामेंटल राइट है हमारी, फंडामेंटल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में कैसे कमेंट कर दोगे आप, वो केवल आपके मौलिक अधिकार है ना, वो केवल आपकी बात कर रहा है, आपके जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उसको ध्यान से पढ़ें, किताब में सब ठीक ही लिखा होता है, पर हम इंटरप्रिटेशन क्या कर देते हैं, अपने हिसाब से कर देते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलो इसको जुडिशियल रिव्यू को बताओ क्या होता है ये, खत्म करनी है, खत्म करनी है। चलो मैं आप समझा देता हूं जल्दी से जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को रिव्यू कर सकता है, रिव्यू पिटीशन जाती है। होता क्या है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट से आया था लेके पिटीशन की फांसी हो गई जी, छोड़ दो। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं कहता है, एज इट इज उसकी सजा को बरकरार रखते हुए उसको वो सजा दे देता है। तो अब होता क्या है, पार्टी फिर से एक उम्मीद से कि रिव्यू पिटीशन फाइल करती है कि देख लो, सोच लो, कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे मामलों में बहुत कुछ होता नहीं है। संसद पे हमला हुआ था, उनमें जिसको फांसी हुई थी सबकी रिव्यू पिटीशन गई। तो ये एक टूल है केस को लटकाने के लिए, केस को बढ़ाने के लिए, जो कि अब बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पहले से ही सारी चीजें प्रोसीडिंग्स होके आ रही हैं वैलिड तरीके से, तो बचता नहीं है आदमी। इसके अलावा निर्भया केस हुआ 2010-11 में, उनको भी फांसी हुई, उनकी भी रिव्यू पिटीशन किसके पास गई, सुप्रीम कोर्ट के पास गई। पहले क्या होता है कि पहले जजमेंट में 2, 3, 4 जितनी भी बेंच होती है वो सारा डिसीजन ले लेती है। रिव्यू पिटीशन बाद में आपका केवल एक सिंगल जज की बेंच ही सुनती है, जो बहुत ज्यादा उसमें बदलाव की कोशिश या बदलाव की संभावना फिर बचती नहीं है। ठीक है, पहले आपका जज मुकदमा सुना है 5-6 लोगों ने, अब सुन रहा है सिंगल बेंच जज, तो रिव्यू में कुछ बहुत ज्यादा इसको बचता नहीं है। उसके बाद जब रिव्यू में कुछ नहीं हो पाता है तो बंदा फिर कहां चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाते ना, ये पार्डन्स ऑफ पावर जो जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये वो है। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया सुप्रीम कोर्ट में, ये आप लोग का। अच्छा देखो, जो लिखा है उसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से अलग अलग एग्जांपल के थ्रू पढ़ देना। एक चीज और रहेगी इसमें, PIL और करनी है। ठीक है, तो देख लो PIL क्या होता है। सर रिव्यू में कितनी बार जा सकते हैं? तुमको कभी आत्महत्या करने का जिक्र मन में विचार नहीं आता? आना चाहिए था। अरे रिव्यू एक ही बार होगा भाई, अब एक बार के बाद और कितना रिव्यू चाहोगे, मुकदमे को लटकाते रहोगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट गुस्सा आ गई ना, वहीं लटका देगा। कहता नहीं,
मोहन आज नाश्ता नहीं मिला तुमको? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ये PIL, यानी जनहित याचिका होती है ये। अच्छा, होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक सबकी पहुंच संभव नहीं है, गरीब आदमी तो नीचे से निपट जाना होता है। अब होता क्या है कि PN भगवती थे, उन्होंने, अच्छा ये जो PIL का कॉन्सेप्ट था ये था अमेरिका में क्या होता है कि आप किसी के भी तरफ से अगर कोई फंसा हुआ है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक लेटर लिख दें, उसको एज अ पिटीशन एक्सेप्ट करके उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुकदमा शुरू कर सकता है। तो वही क्या है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका शुरू किसने की? कृष्णा अय्यर एंड PN भगवती ने। क्लास तो हो गया टाइम, और आज के लिए इतना ही। इसको हम अगली क्लास में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा।